प्रिय बच्चों, द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र और कविवर बिहारी। हमने अपने 5-7 क्लासेस में बिहारी के संपूर्ण दोहों का अध्ययन कर लिया। साथ ही साथ एक आलोचनात्मक दृष्टि भी आप लोगों की बन गई होगी, क्योंकि मैंने आपको लगातार बिहारी के काव्य की विशेषताओं और व्याख्याओं के साथ लघु प्रश्नोत्तरी, ई कंटेंट और वृहद प्रश्न करने को दिए थे। निबंधात्मक प्रश्नों में रीति सिद्ध कवि बिहारी की काव्य सौंदर्य पर एक टिप्पणी लिखिए। बिहारी भक्ति, नीति और रीति की त्रिवेणी बहाते हैं अपने काव्य में। तो इन सारी बातों को लेकर के आज मैं आपकी बिहारी के संदर्भ में आखिरी क्लास लूँगी। बिहारी एक समग्र मूल्यांकन, द्वितीय वर्ष कला MLSU के पाठ्यक्रम के अनुसार हम इसको आज एक पुनरावृत्ति के रूप में, एक रिवाइज वैल्यूएशन के रूप में बिहारी के मूल्यांकन को फिर से मैं आपको दोहराऊंगी, क्योंकि ये रीति सिद्ध काव्यधारा के बहुत लोकप्रिय, बहुत सिद्धहस्त और बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। और बिहारी के काव्य को समझ लेना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। रीतिकालीन कवियों में बिहारी को पढ़ लेना, बिहारी को समझ लेना आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप, आपके अंक योजना के अनुरूप भी आपके पूरे भविष्य के लिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। रीतिकालीन बिहारी राजाश्रय में रहे। किसके राजाश्रय में रहे? जयसिंह के राजाश्रय में रहे। और जयसिंह जब अपनी नवोड़ा पत्नी के आलिंगन में बंधे रहे, प्रेम में बंधे रहे, संयोग श्रृंगार में बंधे रहे, तब उन्हें चेताने के लिए एक व्यंग उक्ति के रूप में अन्योक्ति के सहारे बहुत लोकप्रिय दोहा बिहारी ने कहा। वो क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कलिहि सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो एक राजा को चेतावनी देना और एक राजा को जागरूक करना और उसको अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने के लिए बहुत सुंदर सम्मान के साथ अपनी बात कह देने का जो साहस कविवर बिहारी ने किया, वह बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही अप्रतिम था। बिहारी के काव्य की विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि बिहारी ने के पिता का नाम केशव राय था और इन्होंने भक्ति के दोहों में भी राधा कृष्ण के युगल सौंदर्य का वर्णन किया है। मतलब संयोग और वियोग दोनों का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। और वियोग का वर्णन करने में तो कहीं कहीं इन्होंने अतिशयोक्ति भी कर दी है। जैसे कि नायिका वियोग में इतनी क्षीण हो गई है कि वह हवा के झोंके के साथ घड़ी के पेंडुलम की भांति 6-7 हाथ इधर आती है और 6-7 हाथ उधर जाती है। हम सब जानते हैं कि ये अतिशयोक्ति है, लेकिन वियोग की गंभीर वेदना को, गहरी वेदना को, व्यथा को वे बड़े अनुकूल ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। फिर नायिका भेद वर्णन और नखशिख वर्णन में भी वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने क्या कहा? पत्रा ही तिथि पाइये वहाँ घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। मतलब नायिका इतनी सुंदर है, नखशिख वर्णन किया। आनन ओप उजास, उसके चेहरे के सौंदर्य के उजाले के कारण उस नायिका के घर के चारों ओर हमेशा पूर्णिमा जैसा वातावरण रहता है। केवल पंचांग के माध्यम से ही हम तिथि का अनुमान लगा सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, हमारे बुजुर्गों के चंद्रमा को की घटती बढ़ती कलाओं के आधार पे आज दूज का चांद है, आज चौथ का चांद है, आज अष्टमी का चांद है, इस तरह से हम अंदाज लगा लेते हैं। लेकिन उसके चेहरे के चंद्रमा के समान है और इतना उजाला है कि वहाँ पर पूनम का ही आभास होता है। ये भी अतिशयोक्ति है, हम जानते हैं, लेकिन नखशिख सौंदर्य का बड़ा अप्रतिम उदाहरण है। फिर बिहारी ने बड़ी सामासिकता का प्रयोग किया है। क्या कहा जाता है बिहारी के लिए? गागर में सागर बहा रहा है। छोटे से दोहे में बड़ी बड़ी बातें कह दिए, पूरा एक क्रिया व्यापार समा गया है। और यदि एक शब्द हटाते हैं तो पूरा क्रिया व्यापार, पूरी गतिविधि भंग हो जाती है। इसका बड़ा लोकप्रिय उदाहरण है कि नायक और नायिका भरे भवन में नेत्रों से ही बात करते हैं। और कैसे बात करते हैं देखिए बिहारी के शब्दों में।
कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो इस अप्रतिम उदाहरण के माध्यम से देखिए कि उन्होंने बहुत ही सुंदर अपनी अभिव्यक्ति की है। इसके बाद आप देखिए बिहारी के काव्य की विशेषता है कि वो कृष्ण के रूप सौंदर्य के साथ साथ उनकी मधुर लीलाओं का भी वर्णन करती हैं। और जब गोपियाँ कृष्ण से अटखेली करती हैं, क्रीड़ा करती हैं, तो उनकी मुरली छिपा कर रख देती हैं और कृष्ण को चिढ़ाती है। अब यहाँ पर उनकी भक्ति भावना स्पष्ट होती है, अनन्य भाव स्पष्ट होता है। ऐसी चुनौती, ऐसी उच्छृंखलता कौन कर सकता है? वही भक्त कर सकता है जिसने उसे एकनिष्ठ अनन्य भाव से ध्याया हो। तो वो क्या कहती है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नटी जाए। देने का कहती है और नट जाती हैं, और भोई भो में एक सखी दूसरी सखी से इशारा करती है। कृष्ण भी गोपियों को रिझाने में, कृष्ण भी गोपियों के साथ उलझने में बड़े आनंदित होते हैं। और ये गोपी और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के बड़े उत्कृष्ट उदाहरण हैं, और बिहारी ने ऐसा किया है। अच्छा, फिर बिहारी ने लोक व्यवहार और जगत व्यवहार के लिए भी बड़े कुछ शाश्वत दोहे कहे हैं। जैसे नल की और नल नीर की गति दोनों की गति ऐसी है कि जितना नीचा होके चलेगा उतना ही अधिक प्रवाहशाली रहेगा। या फिर जैसे उन्होंने ये कहा है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग और वो पाए बौराए। कि सोने की और कनक की मादकता में तो नाम तो सरीखा है, लेकिन मादकता में 100 गुना फर्क है। उसको तो खाने से इंसान बौराता है, और सोने को तो अगर प्राप्ति कर ले स्वर्ण को तो वह बौरा जाता है। इसी तरह से प्रकृति का भी बड़ा सुंदर चित्रण किया है। रीतिकालीन कवियों ने 12 मासा ऋतु वर्णन किया है, लेकिन बिहारी ने भी कुछ दोहे प्रकृति से संबंधित लिखे हैं। जैसे कि पोस में दिन छोटे होते हैं और जल्दी से सूर्यास्त हो जाता है, तो उन्होंने क्या कहा है कि जिस तरह से घर जमाई का मान घटता है, वैसे ही पोस के महीने में दिन थोड़े थोड़े, हर दिन में थोड़ा थोड़ा घटता जाता है। जब पहली बार जमाई आता है बहुत आवभगत होती है, बहुत सत्कार होता है, धीमे धीमे हम थोड़ा नॉर्मल होते चले जाते हैं और एक घरेलू व्यक्ति बनकर वो रह जाता है, और वो फिर पावना नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से गर्मी की घोर ग्रीष्म प्रचंड गर्मी में कि छाया भी छाया ढूंढती है, और अहि मयूर मृग बाघ जगत तपोवन साकिया, ये सब छिप छिप कर बैठ जाते हैं, पूरा संसार एक तपोवन की भांति हो जाता है। इस तरह से इनके काव्य की विशेषताओं में हम क्या लिखेंगे? इन्होंने नायिका भेद चित्रण किया है, भक्ति का चित्रण किया है, नीति और रीति का चित्रण किया है, संयोग और वियोग का चित्रण किया है, प्रकृति का चित्रण किया है, और साथ ही लोक श्रुत ज्ञाता होने के नाते बहुज्ञ कवि के रूप में भी हम कवि बिहारी का अध्ययन करते हैं। ये इनका भाव सौंदर्य है, ये इनका भाव वैशिष्ट्य है। अब दूसरा पक्ष आता है जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कला पक्ष। काव्य के सौंदर्य के 2 महत्वपूर्ण पायदान होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। कला पक्ष में हम क्या क्या लेते हैं? काव्य की भाषा कैसे है? तो इन्होंने बड़ी सुंदर मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और माधुर्य गुण का ही इन्होंने प्रयोग किया है। और माधुर्य गुण के प्रयोग के साथ साथ इन्होंने संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, अरबी फारसी के भी दुक्के दुक्के शब्द आ गए हैं, और उनका ऐसा प्रभाव बन पड़ा है कि वे हमें अपने हिंदी जैसे ही लगते हैं। इतने सहज और सरल हैं, ऐसे जुड़वा शब्द हैं कि हमें ये एहसास भी नहीं होता कि ये किसी अन्य भाषा का है। और एक अन्य विशेषता भाषा की ये भी होती है कि जब हम शब्द चुनते हैं तब उसकी ध्वनि से, उसके उच्चारण से उसका अर्थ प्रकाशित हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मकता। तो शब्दों के ऐसे चयन और ऐसे वाक्य विन्यास से उसका संयोजन करना कि ध्वनि स्पष्ट हो चले, अर्थ स्पष्ट हो चले, तो ये वर्ण सौंदर्य भी बिहारी के काव्य की बड़ी साहित्यिक विशेषता है। अनुप्रास अलंकार इन्हें बड़ा प्रिय रहा है, और यमक के माध्यम से भी इन्होंने अपने काव्य में 4 चांद लगाए हैं। फिर कल्पना की समाहार शक्ति और सामासिकता का इन्होंने प्रयोग किया है, और बड़ा प्रसिद्ध दोहा हम इनको मिलता है, सतसैया के दोहरे जो
नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। या फिर एक बहुत लोक श्रुत प्रचलित एक उक्ति है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। जैसे प्रयोगों के माध्यम से हम बिहारी की लोकप्रियता, कलात्मकता और काव्य सौंदर्य को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर आलंकारिक विधान में भी इन्होंने दृष्टांत, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा आदि कई चीज़ों का प्रयोग करते हुए काव्य के अर्थ को मर्मस्पर्शी बनाया है, ग्राह्य बनाया है, मतलब सरल बनाया। कम्युनिकेशन, संप्रेषण में बहुत हमको मदद मिलती है और भाव और प्रसंग के अनुकूल उनका प्रयोग किया है। और रस के उत्कर्ष और चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति तो अलंकारों की होती ही है। उसमें भी इन्होंने अपनी कल्पना को और अपने वर्णन के विधान को इन विशिष्ट रूप से प्रयोग करके शैली को अद्भुत बना दिया है। अब हम बिहारी की कुछ और विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चेतावनी देते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं भक्त के रूप में। वो क्या कहते हैं कि अब तक तो तुमने छोटे मोटे गिद्धों का उद्धार किया, मुझ जैसे बड़े पापी का उद्धार करो तो हम जाने। तुम तो करुणा निधान हो, तुम्हें तो संसार की हवा लग गई है, तुम तो मेरी सुध ही नहीं ले रहे हो। मतलब एक भक्त भगवान से उपेक्षा पाकर कितना आहत होता है या उससे कितनी अपेक्षा करता है और उसका कितना अटूट विश्वास होता है कि यदि मैंने पुकारा है तो मेरे भगवान आएंगे ही और मेरा उद्धार करेंगे ही। इस प्रकार से बिहारी ने अपना वर्णन किया है। एक और बहुत प्रसिद्ध दोहा है इनका, वो मैं बीच में भूल गई थी, वियोग श्रृंगार के लिए, कि वो विरह की अग्नि में इतनी जाज्वल्यमान है नायिका कि औंधाई सीसी गुलाब की छींटो छुयो न गात। एक छींटा भी उसके शरीर पर नहीं उड़ता है, सारा का सारा गुलाब जल भाप बनकर उड़ जाता है। वियोग की अग्नि में प्रज्वलित नायिका के वर्णन को बिहारी की बहुज्ञता में भी हम लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी के दोहे सामान्य नहीं हैं और लोक संबंधी ज्ञान, विविध शास्त्रों का ज्ञान इनको सब था ही से कुछ ऐतिहासिक और सामाजिक और सांस्कृतिक उदाहरणों के माध्यम से भी बिहारी ने अपने काव्य को बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिहारी ने ज्योतिष का, आयुर्वेद, गणित, राजनीति, दर्शन, मनोविज्ञान, लोक व्यवहार, लोक रीति और जनजीवन के त्योहारों और मनोरंजन के सूक्ष्म ज्ञान के साथ साथ विविध शास्त्रों का समावेश करते हुए श्रृंगार रस की माधुरी में लपेटकर जो दोहे लिखे हैं वे सचमुच अद्भुत बन पड़े हैं। इसलिए बिहारी हमारे रीतिकाल की अमूल्य धरोहर है और रीतिकाल की 3 काव्य धाराएँ हैं, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। इसमें रीति सिद्ध काव्य धारा के अप्रतिम हस्ताक्षर के रूप में बिहारी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। फिर भी बच्चों, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, बिहारी को लेकर के कोई असमंजस है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मेरे इस अंतिम व्याख्यान को बिहारी के संदर्भ में और आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल सीमित संदर्भ में देखते हुए इसको पूरा का पूरा आप लिख लीजिए और पॉइंट्स बनाकर नोट कर लीजिए। बिहारी के किसी भी प्रश्न के लिए आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रिय बच्चों, आज अपना ये बिहारी पूरा हो गया है। अब हम फिर आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है। अब तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।